अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका टॉपिक है एसी थ्रू इंडक्टर, टॉपिक है 16.5। तो उसके लिए हम इसकी डायग्राम कंसिडर करेंगे। इसकी डायग्राम जो है उसमें ये अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग करंट के साथ एक इंडक्टर कनेक्टेड है। इक्वेशन आपने वही यूज़ करनी है, I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि इंडक्टर की बात हो रही है तो इंडक्टर में आपको याद होगा कि इसमें एक ख़ास टर्म यूज़ होती है, बैक ईएमएफ। लेट्स से इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसकी ज़ीरो है इंडक्टर की। तो फिर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज की इक्वल हो जाएगी, तो ए वी इक्वल हो जाएगा बी वी के, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो इक्वेशन यूज़ होगी वो होगी जो इंडक्टर के लिए आपने पढ़ी भी थी सेल्फ इंडक्टेंस में, वी इज़ इक्वल टू एल इंटू डेल आई ओवर डेल टी। अब जो कैपिटल एल है ये कांस्टेंट है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का कांस्टेंट होता है कैपिटल एल। तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो दरम्यान में साइन क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, वी इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल आई ओवर डेल टी। अब अगेन वही बात कि यहाँ पे डेल आई ओवर डेल टी की जो स्लोप है वो आपको किसकी वैल्यू देगी, वी की वैल्यू देगी, वोल्टेज की वैल्यू देगी, ठीक है। तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे, पहले आई टी कर्व ड्रा करेंगे। आई टी कर्व की स्लोप से हम वी टी कर्व ड्रा करेंगे। तो आई टी कर्व सेम वही साइनोसाइडल वेव आपने ड्रा करनी है जैसे आप ड्रा करते रहे हैं पहले, ठीक है। ये आपके पास आई टी कर्व आ गई। अब वी टी कर्व के लिए आपने क्या करना है, आई टी कर्व की स्लोप ड्रा करनी है। अगेन वही, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि ज़ीरो हो जाएगी वोल्टेज। फिर अगेन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब है कि नेगेटिवली मैक्सिमम, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है अगेन ये ज़ीरो पे आ जाएगी। और फिर वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन का मतलब है अगेन मैक्सिमम हो जाएगी। तो इन सारे पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो ये आपके पास वी टी की कर्व आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये साइनोसाइडल वेव जो है ये आई टी कर्व आ जाएगी और ये जो है ये आपके पास वी टी कर्व आ जाएगी। तो फर्स्ट लाइन जो है ये वी की है और सेकंड लाइन करंट की है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा फेज़ लीड कर रहा है और कौन सा फेज़ लैग कर रहा है, तो उसके लिए अगेन हम दोनों जो इनकी कर्व्स हैं वो ड्रा करेंगे। वी की कर्व जो है वो ये पहले आप आई की कर्व ड्रा करेंगे, ठीक है, साइनोसाइडल वेव। फिर वी की कर्व ड्रा करेंगे, ये दोनों कर्व्स आपके पास आ जाएंगी। अब सिर्फ हम दो ही पॉइंट्स को देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि इस टॉपिक से आप कंफ्यूज ना हो। तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को देखें। फर्स्ट पॉइंट पर वी जो है वो मैक्सिमम है, तो वी के लिए वर्टिकल लाइन आ जाएगी, ठीक है। आई जो है वो मिनिमम है, ज़ीरो पर है, तो आई के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो ये फर्स्ट लाइन वी की हो गई, सेकंड लाइन आई की हो गई। और दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो इंडक्टर में कौन लीड करता है और कौन लैग करता है, ठीक है। इंडक्टर में वी जो है वो लीड करता है क्योंकि वी पहले मैक्सिमम है और आई मिनिमम है, तो आई जो है वो लैग करता है। जबकि कैपेसिटर में उलट था, कैपेसिटर में आई लीड करता है और वी लैग करता है। लेकिन इसमें वी लीड कर रहा है और आई लैग कर रहा है। और कितने एंगल से लीड कर रहा है, पाई/2 रेडियन से या फिर 90 डिग्रीज से। उसके बाद है पावर डेसिपेशन। तो पावर डेसिपेशन के लिए वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। अब एंगल कितना है, 90 का एंगल है और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 ज़ीरो होता है। तो इंडक्टर में भी जो पावर डेसिपेशन होती है वो ज़ीरो होती है। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न सेम वही है जो कैपेसिटर में रीज़न थी कि इसमें अगर पहले फ़ेज़ में इसको आपने 4 फेजेज़ में डिवाइड कर लेना है। तो पहले फ़ेज़ में अगर ये एनर्जी गेन कर रहा है तो दूसरे फेज़ में एनर्जी लॉस करता है। उसके बाद थर्ड पोर्शन में अगर फिर ये एनर्जी गेन करता है तो फोर्थ पोर्शन में अगेन ये एनर्जी लॉस कर देता है। मतलब ये है कि जितनी एनर्जी गेन करता है उतनी ही एनर्जी लॉस करता है इंडक्टर, जिसकी वजह से इसमें पावर डेसिपेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। और उसके बाद है रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप वही फार्मूला सेम यूज़ करेंगे, XL इज़ इक्वल टू VRMS ओवर IRMS। और अगेन इसमें जो रिएक्टेंस है उसको ओम्स में ही मेजर किया जाता है, लेकिन इसमें जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है ओमेगा एल। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ के।
तो ये इक्वल आ जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। अब इसमें जो एक्स एल है वो एफ़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि कैपेसिटर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो एक्स एल का फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो रिएक्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी तो रिएक्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट वर्क कब करेगा, जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, और रॉस्ट वर्किंग कब देगा, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो इसमें कैपेसिटर से उलट होता है काम, क्योंकि कैपेसिटर में जो था वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स थी रिएक्टेंस, जबकि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी जब कम होगी तब ये बेस्ट तरीके से वर्क करेगा, और जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तब ये बैड वर्किंग इसकी होगी, ठीक है, इसकी वर्किंग जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे 3, होप्स हो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इन तीनों टॉपिक्स को आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कंसर्न कर लें। थैंक यू।